तो गाइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रिक्शन के चैप्टर में एग्जांपल 5.7 और कह रहा है डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है ये। Determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary. The keyword is stationary. Stationary को अंडरलाइन करिए आप। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है, और ये तो हमने बहुत बड़ा बड़ा लिखा भी था। कहता है ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा है और किसी लिमिट तक ये बॉक्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। अगर बहुत तेज एक्सेलरेट करेगी ट्रेन तो फिर शायद बॉक्स पीछे जाएगा। जैसे मैं बस में खड़ा हूँ और बस झटके से आगे जाती है तो मैं पीछे जाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर ट्रेन धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगी और उसमें मैंने बक्सा रख दिया सामने पैसेज में ही, तो थोड़ी देर तक तो ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, पर बॉक्स मेरे रिस्पेक्ट में, मैं बॉक्स को देख रहा हूँ और मैं बैठा हूँ ट्रेन में, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो बॉक्स रेस्ट पे रहेगा। पर अगर बहुत ही हाई स्पीड आ गई ट्रेन की तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जब ट्रेन आगे जाएगी तो बॉक्स पीछे जाएगा। तो वो कह रहा है कि डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर will remain stationary, given that the coefficient of static friction with the box in the train's floor is 0.15. तो हेडिंग दे सकते हैं आप चाहें तो इसको लिख दीजिए maximum acceleration in a train so that a box lying on its floor will remain stationary. So that a box lying on the floor will remain stationary. अब उसमें आपको सबसे पहले ये बोलना है कि जब तक ये स्टेशनरी है तब तक ये मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आगे जा रहा है। बोल दीजिए as long as the box is stationary with respect to the accelerating train, with respect to the moving train, या accelerating ट्रेन के रिस्पेक्ट में जब तक ये बॉक्स रेस्ट पर है, then with respect to the ground, as seen from the ground, the box is moving forward. बॉक्स ट्रेन के फ्लोर पे रखा हुआ है, ट्रेन एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, और बॉक्स भी अगर जमीन से खड़े होकर मैं देखूंगा तो ट्रेन भी मुझसे दूर जा रही है और अपने साथ बॉक्स को भी मुझसे दूर ले जा रही है। तो मुझे तो यही दिख रहा है कि बॉक्स आगे जा रहा है। अब मैं सिर्फ बॉक्स के एफबीडी को बनाता हूँ। लिख दीजिए आगे, इमेजिन एफबीडी ऑफ ब्लॉक, इमेजिन एफबीडी ऑफ बॉक्स। बॉक्स के एफबीडी को इमेजिन करिए एंड थिंक ऑफ द पॉइंट्स वेयर ट्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉक्स। उन पॉइंट्स को इमेजिन करिए जहां ट्रेन बॉक्स के कांटेक्ट में है, where train is in contact with the box. जहां ट्रेन बॉक्स के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट अगेन कीवर्ड आ गया, कांटेक्ट को अंडरलाइन कर दीजिए। एक तो रेस्ट हमारे लिए कीवर्ड होता है, एक कांटेक्ट कीवर्ड होता है। तो आप वहां देखिए कि वहां कौन से फोर्स की इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब जरूर वो फ्रिक्शन बिटवीन ट्रेन एंड बॉक्स ही हो सकता है। बॉक्स पे कौन सा फोर्स लग रहा है हम देख रहे हैं, और फोर्स लगने के लिए तो लिंक जरूरी होता है, कांटेक्ट जरूरी होता है। इसको तो और कोई छू नहीं रहा इस बॉक्स को सिवाय ट्रेन के। तो जहां कांटेक्ट है वहीं बस एक फोर्स आ रहा होगा बॉक्स के ऊपर और वो ट्रेन लगा रही होगी। तो बस इतना ही लिख दीजिए, सिंस द बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड्स विद द ट्रेन, सिंस द बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग फॉरवर्ड्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। जब तक बॉक्स में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तब तक जरूर बॉक्स का एक्सेलरेशन और ट्रेन का एक्सेलरेशन सेम है। हम तो जानते हैं जो कनेक्टेड बॉडीज होती हैं वो कॉमन एक्सेलरेशन से चलती हैं। वो भी लिख दीजिए आप, एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिए और उस पर 5 स्टार भी दे दीजिए कि कनेक्टेड बॉडीज मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन।
जो बॉक्स है वो ट्रेन से कनेक्टेड ही माना जाए। कनेक्टेड बॉडीज मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन। बॉक्स जरूर ट्रेन से कनेक्टेड है, हमने कील तो नहीं ठोकी है, बट जरूर फ्रिक्शन, ब्रैकेट में फिर से लिख सकते हैं, हेयर फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द कनेक्टिंग लिंक। इस तरह इमेजिन किया जाए, ये ट्रेन का फ्लोर है और ये बॉक्स का बॉटम है, और दोनों ये इरेगुलरिटीज हैं जो इंटरलॉक हो रही है। ट्रेन का फ्लोर कितना भी स्मूथ हो, ट्रेन का फ्लोर कितना भी स्मूथ हो, उसमें आप ऐसा इमेजिन कर ही सकते हैं। और बॉक्स भी ये ऐसा इमेजिन किया जा सकता है, ये बॉक्स है और ये फ्लोर ऑफ ट्रेन है। ये जो माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज हैं, इनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। बस जो दोनों की सरफेसेस आपको कितनी भी स्मूथ दिख रही हो, इन पर जो माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज होती हैं, इनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब अगर ये ट्रेन है और ये बॉक्स की इंटरलॉकिंग है ऐसा, तो ट्रेन अपने साथ बॉक्स को खींच के आगे ले जा रही है। ये ट्रेन है और ये बॉक्स है और ये इंटरलॉकिंग हुई है ये, तो ट्रेन बॉक्स को इंटरलॉकिंग की वजह से आगे ले जा रही है। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि हेयर द लिंक इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। अभी तो मैं थियरी ही समझा रहा हूं, तो इतनी सारी थियरी आवश्यक है, वरना इसकी थियरी की बात हम आगे से कम करेंगे, जरा न्यूमेरिकल पोर्शन की बात ज्यादा करेंगे। तो जब तक इनमें कॉमन एक्सेलरेशन है, जब तक कॉन्टैक्ट बना हुआ है, जब तक रिलेटिव मोशन नहीं है, जब तक ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स स्टेशनरी है, तब तक जरूर दोनों में कॉमन एक्सेलरेशन है। तो बॉक्स एक्सेलरेट तो आगे कर रहा है, फॉरवर्ड बोलूंगा क्योंकि ट्रेन की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मुझे सोचना यह है कि कौन सा फोर्स इसे आगे ले जा रहा है। हमें समझ में आता है, the only possible force here acting on the box is the force of friction. Only possible force here acting on the block is the force of friction. और उसके आगे बड़ा बड़ा लिख दीजिए एक्टिंग फॉरवर्ड। इस पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो आगे काम कर रहा है, एक्टिंग फॉरवर्ड। ये अगर ट्रेन जा रही है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन की डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन फॉरवर्ड कहलाएगी। ये बॉक्स है और इस पे फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है। मैं वर्टिकल फोर्सेस नहीं बना रहा। एक और बात मैं आपको हाईलाइट करके लिखवाना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, जो कि देनी तो 5 स्टार ही चाहिए कायदे से, पर थ्योरी की लाइन है, एक बहुत और लिख दीजिए कि व्हेन इमेजिनिंग या व्हेन डिस्कसिंग हॉरिजॉन्टल मोशन we may ignore vertical forces. जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन डिस्कस कर रहे हो तो आप वर्टिकल फोर्सेस को चाहो तो इग्नोर कर दो, शायद कर ही देने चाहिए, हालांकि थोड़े बहुत रिलेटेड भी आ जाएंगे अब हम थोड़े समय बाद देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे के एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट तो नहीं है फ्रिक्शन की वजह से। बट फिलहाल आप शुरू में सिंप्लिसिटी के लिए कभी कभी ये ट्राई जरूर कीजिएगा कि जब आप वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ना देखें, और जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल फोर्सेस को ना देखें। मैं इस बॉक्स के फिलहाल सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं इस पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बना रहा हूं, फ्रिक्शन। मैं mg और नॉर्मल रिएक्शन मार्क नहीं कर रहा हूं। तो बॉक्स अगर आगे एक्सेलरेट कर रहा है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वो रेस्ट में है। इसका मतलब दोनों में कॉमन एक्सेलरेशन है, मतलब जितना ट्रेन में एक्सेलरेशन है उतना ही बॉक्स में भी है। जमीन से देख रहा हूं तो बॉक्स आगे जा रहा है, और आगे जो भी जैसा जहां भी वो जा रहा हो बॉक्स, उसको ले जाने वाला तो सिर्फ फ्रिक्शन के अलावा कोई और हो नहीं सकता। या तो मैं इन पे फेविक्विक लगा के चिपका देता, या मैं इनको चेन से बांध देता, बॉक्स को चेन से बांध देता, तो चेन वो लिंक प्रोवाइड करती। अगर स्मूथ सरफेसेस हो तो चेन से बांध दीजिए, चेन वो लिंक प्रोवाइड करेगी। जो भी हो, मुझे फिलहाल ज्यादा लिंक और कॉन्टैक्ट के बारे में भी सोचना नहीं है। मेरा कहना है भाई, ट्रेन आगे जा रही है, बॉक्स और ट्रेन में कोई मोशन नहीं है रिलेटिव, इसका मतलब बॉक्स भी आगे जा रहा है। और अगर मैं सिर्फ बॉक्स की बात करूं
तो बॉक्स को जरूर फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है, बॉक्स को जरूर फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है। अब जैसे जैसे ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो बॉक्स का भी एक्सेलरेशन बढ़ना होगा, तो फॉरवर्ड फ्रिक्शन को भी बढ़ना होगा। ऐसा लिख दीजिए डैश करके अगली लाइन में, as the acceleration of the train increases, acceleration of the train increases, the forward acceleration of the box should also increase. Forward acceleration of the box should also increase. Forward acceleration of the box should also increase. And so the force causing this acceleration in the block, and so the force causing this acceleration in the block, that is frictional force. That is frictional force should also increase. अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और बॉक्स को ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, तो बॉक्स का भी एक्सेलरेशन बढ़ना होगा। हर इंस्टेंट पे जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है, जब तक वो बॉक्स का एक्सेलरेशन है तब तक ही बॉक्स और ट्रेन साथ साथ चलेंगे। So the forward friction should also increase. अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो बॉक्स का भी बढ़ना होगा, और बॉक्स में एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए फ्रिक्शन जिम्मेदार है, तो फ्रिक्शन को भी बढ़ना होगा। बार बार ये ध्यान दे लीजिए, फ्रिक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स है, इस पे अलग से 5 स्टार लगा के फिर से लिख दीजिए दोबारा। Here friction acting on the box is in forward direction, इस पे 5 स्टार दे दीजिए। अलग से कोई आपसे पूछेगा कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, तो आप इसमें डेफिनेटली घूम जाएंगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ही रिस्की होती है, और अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो जरूर वो फॉरवर्ड है, इसीलिए पूछा है। बिल्कुल इनवेरिएबली 99.9% ऑफ द टाइम्स जब भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन मांगी है तो उसका आंसर फॉरवर्ड आएगा। उसे पता है कि हर आदमी बैकवर्ड देगा और सही आंसर फॉरवर्ड है, तो सिली मिस्टेक होगी। ये बात बिल्कुल उस तरह से भी सॉल्व की जा सकती है कि एक्सपेक्टेड आंसर एग्जामिनर के द्वारा उसको पता है कि लोग क्या आंसर देंगे, क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में बात बैठी है कि फ्रिक्शन इज अ विलन। फ्रिक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स है और वही बॉक्स को आगे ले जा रहा है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगली लाइन में लिखिए, बट स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ सकता। So the acceleration in the box cannot increase. Acceleration in the box cannot increase beyond a limit. बॉक्स में जो एक्सेलरेशन है वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं बढ़ सकता। एक्सेलरेशन इन द बॉक्स कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट। बस अब जब बार बार आप लिमिट की बात कर रहे हैं तो जरूर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होगी। लिख दीजिए, दिस लिमिट अराइजेस, this limit arises when the force of friction, this limit arises when the force of friction is equal to limiting friction. When the force of friction is equal to limiting friction. और मैंने अब तक सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है मेरे ख्याल से, और वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। इस चैप्टर में थियरी बहुत ज्यादा है और खतरनाक है, इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मूला तो हमने एक ही पढ़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन का कार्य से फॉर्मूला होता है म्यू एस इनटू एन, और जब वो कोई म्यू कौन सा है ना बोले, वो कौन सा है म्यू ना बोले, तो जरूर बस जो भी है तुम्हें म्यू एस चाहिए कि म्यू के चाहिए, एक ही म्यू उसने दिया हुआ है फिलहाल इस सवाल में। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एस इनटू एन, मतलब जब कुछ ना बोला हो तो ऐसे म्यू इनटू एन भी मान लेंगे, और बस यही फोर्स तो एक्सीलरेशन पैदा कर रहा है, यही फोर्स तो एक्सीलरेशन पैदा कर रहा है। और यहाँ पर ये mg है एक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन है। मैं फिलहाल n की जगह mg लिख सकता हूँ, ये n को mg लिख दीजिए और वार्निंग भी लिख दीजिए। एक वार्निंग लिख दीजिए जो बाद में आपके समझ में आएगी।
पर 5 स्टार इस वार्निंग पे भी दे दीजिए कि n इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। n के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg नहीं होता है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई बॉक्स बॉडी रखी हुई है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है और वो बॉक्स रेस्ट पर है, तो जरूर n mg के बराबर होता है। ऐसा ब्रैकेट में फिर लिख दीजिए। ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल, ओनली फॉर अ बॉक्स, फॉर अ ब्लॉक केप्ट हॉरिजॉन्टली, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट के लिए n is equal to mg, n is equal to mg, and that too only if, and that too only if there is no vertical motion in the box। n की वैल्यू हमेशा mg नहीं होती, n की वैल्यू हमेशा mg नहीं होती। फिलहाल तो मैं अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम को देखूं तो नीचे फोर्स mg है और ऊपर फोर्स n है, और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स है वही फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो फिलहाल तो आप ये रूल मान लीजिए कि हाँ, n को हम mg रख दिया करेंगे। आपको मोस्टली सिचुएशन तो यही मिलेंगी जो इस बॉक्स की है। ये हॉरिजॉन्टली ट्रेन की सरफेस पर रखा है और इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो आप ज्यादातर न्यूमेरिकल में इनिशियली n को mg ही डालेंगे। अच्छा, ये मैक्सिमम जब फ्रिक्शन है तो उससे जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये भी मैक्सिमम है। आप मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो उससे जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो भी मैक्सिमम है। तो ए मैक्स का फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ म्यू जी। ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू जी। बस वंस अगेन ये भी रिजल्ट याद करने लायक है, 5 स्टार देने लायक है। इसको रट लेना चाहिए आपको। इतनी सारी थियोरी तो आप कभी कंफ्यूजन आ ही जाएंगे आपको, जब तक आप इसे 8, 10, 12 बार अपने आप से रिपीट नहीं करेंगे पूरी बातों को, तब तक इस डिस्कशन में आपको कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं है। जरा टफ डिस्कशन, तो रिजल्ट रट लेना ही ठीक है। इनिशियली तो रटे रटाए रिजल्ट से काम चलाइए, फिर धीरे धीरे इसके कॉन्सेप्ट आप जब 2, 4, 5 बार गलतियां करेंगे कहीं कहीं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इजीली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो पहले रिजल्ट रट लीजिए। और मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है, ट्रेन में बॉक्स रखा है, तो बॉक्स और ट्रेन में रिलेटिव मोशन नहीं है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट पे है। इसका मतलब जो फॉरवर्ड फोर्स है वही बैकवर्ड फोर्स है। डायग्राम में तो खैर मुझे कोई बैकवर्ड फोर्स सॉरी दिख नहीं रहा है इस समय, तो मैं ये कहूँगा इसे आगे ले जाने, जमीन के रिस्पेक्ट में तो आगे जा रहा है, तो इसे फ्रिक्शन आगे ले जा रहा है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है, और बस उस नेट फोर्स को, जिस पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, उसको मैं ma से इक्वेट करूंगा। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स को ma से इक्वेट किया, इससे मैंने a मैक्स निकाला, और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को देखते हुए मैंने n को mg डाल दिया, mm कैंसिल हो गया। ऐसी सभी सिचुएशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी। दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। दिस इज मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। और इसका कायदे से तो फॉर्मूला म्यू एस जी होता है। कायदे से तो इसका फॉर्मूला म्यू एस जी होता है। अगर उन्होंने म्यू एस अलग दिया और म्यू के अलग दिया है तो आपको म्यू एस लेना पड़ेगा। ज्यादातर आपको म्यू एस और म्यू के में तकलीफ नहीं देंगे, वो एक ही म्यू देंगे, तो आप परेशान नहीं, आपको नहीं सामने आएगी कि ये म्यू एस है कि म्यू के है। खैर, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला म्यू एस इंटू जी होता है, आप याद कर लीजिए। इसका मतलब अगर ट्रेन में एक्सेलरेशन इससे भी ज्यादा है जितना म्यू एस जी से आ रहा है, अगर ट्रेन में एक्सेलरेशन इससे भी ज्यादा हो रहा है, तो फिर ट्रेन का एक्सेलरेशन अलग होगा। बॉक्स में इससे ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन पैदा कर रहा है, और फ्रिक्शन की एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा नहीं, तो जो एक्सेलरेटिंग फोर्स फॉर द ब्लॉक है वो एक लिमिट के बाद बढ़ ही नहीं रहा। तो अगर एक्सेलरेशन इससे कम है, अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन इस ए मैक्स से कम है, तो फिर तो दोनों साथ साथ चलेंगे हमेशा कॉमन एक्सेलरेशन से। ऐसा फिर लिख दीजिए कंक्लूजन। और कंक्लूजन तो यही है कि इफ नंबर 1 लिख दीजिए फर्स्ट या मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको कि आप न्यूमेरिकल में स्टेप्स क्या करेंगे। एक्चुअली ब्रैकेट में लिख दीजिए स्टेप्स। नंबर 1, a max is equal to first calculate a max. First calculate a max, which is mu s into g. न्यूमेरिकल में आप सबसे पहले a max निकाल लेना, which is mu s into g.
मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन। नंबर 2 लिख दीजिए, if the given acceleration of the train is less than a max, if given acceleration of the train is less than a max, then both train and the box move together. Both train and the box move together with common acceleration equal to a. Both train and the box move together with common acceleration equal to a. और ये एक्सेलरेशन पैदा किया है F ने, ऐसा लिख दीजिए। इसी के बाद साइड में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिस कंडीशन द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू ma फॉरवर्ड। इस केस में ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन का फोर्स काम कर रहा है वो है ma फॉरवर्ड। भाई बॉक्स पे जो फोर्स है वो पक्का ma है, क्योंकि मास m एक्सेलरेशन a से आगे जा रहा है, तो ब्लॉक्स पे जो फोर्स है वो ma है, और बस वो तो फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड किया है वो फोर्स, तो फ्रिक्शन की वैल्यू m है। नंबर 2 लिख दीजिए, if given acceleration of the train, अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a max, अगर गिवन एक्सेलरेशन भी, वो बोलेगा मेरी ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, ऐसा टाइप की कुछ बात करेगा। अगर गिवन एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन a max के बराबर है, then both are moving together with common acceleration, and this will be termed as maximum common acceleration. Both are moving together with common acceleration. This is maximum common acceleration. And the motion of the block with respect to train is impending. Motion of the block with respect to the train is impending. In this condition, the friction acting on box is mu s into g forward. इस कंडीशन में ट्रेन में जो फ्रिक्शन, बॉक्स पे जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो mu s into g है फॉरवर्ड। और फाइनली अगला पार्ट ये है, नंबर 3 लिख दीजिए, if given acceleration of the train, if actual acceleration of the train is greater than a max, if the given acceleration of the train is greater than a max, then the box will continue to move forward. The block will continue to move forward with a max. Block will continue to move forward with a max, while the train will move forward with a. A max की वैल्यू इस सवाल में म्यू जी है, और यहाँ म्यू शायद 0.15 दिया हुआ है। म्यू की वैल्यू 0.15 है, जी को मैं 10 मान लेता हूँ, तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। सपोज ट्रेन में एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ट्रेन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो और इसमें एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये जो बॉक्स है बेचारा, ये फ्रिक्शन की दया पे है, ये फ्रिक्शन की मर्जी पे है, और फ्रिक्शन की एक लिमिट है, तो बॉक्स में जो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है वो एक लिमिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बॉक्स में फॉरवर्ड एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। मान लीजिए ट्रेन का एक्सेलरेशन 2 है या 3 है, तो अब ट्रेन और बॉक्स में रिलेटिव मोशन होगा।
जमीन से देखने पे दोनों आगे जा रहे हैं, ट्रेन 2 के एक्सेलरेशन से आगे जा रही है और बॉक्स 1.5 के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अभी भी बॉक्स पे फ्रिक्शन तो आगे ही है, लिख दीजिए, in this condition also the force of friction on the box is forward। अभी भी बॉक्स पे जो फोर्स है वो फॉरवर्ड ही है, अभी भी बॉक्स पे जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो फॉरवर्ड ही है, but now there is a relative motion। अब there is a relative motion between the train and the box। अब ट्रेन और बॉक्स में रिलेटिव मोशन है। जमीन से देखे जाने पर तो बॉक्स आगे जा रहा है, मुझसे तो ट्रेन भी दूर जा रही है और मैं जमीन पे खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पे, तो ये बॉक्स भी मुझसे तो आगे ही जा रहा है। पर ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा है, ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा है, ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसका एक्सेलरेशन तो ट्रेन के बराबर होगा, क्योंकि वो तो ट्रेन से कांटेक्ट में है, सीट पे बैठा है, वो ग्लू लगा के बैठा है, अच्छा यहाँ फ्रिक्शन है उसके, उसको तो वो फोर्स मिल रहा है जो उसे आगे ले जा रहा है। ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है, जो बैठा है ट्रेन में, वो तो ट्रेन का ही एक पार्ट माना जा सकता है, तो उस ऑब्जर्वर में जो एक्सीलरेशन होगा वो ट्रेन के बराबर ही होगा, उसे ट्रेन का पार्ट ही मानिए। तो वो क्या कहेगा, उसे ये फील नहीं होगा कि ट्रेन आगे जा रही है और मैं भी आगे जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग का ब्रेन केवल रिलेटिव मोशन परसीव करता है। वो 2 से आगे जाएगा और उसके पास जो है उसकी तो उसे कोई वैल्यू ही नहीं है। अब वो बॉक्स को देखा कि यार, बॉक्स को देखेगा कि अभी तक तो मेरे साथ चला आ रहा था, अब ये मेरे से पीछे जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली ये ज्यादा आगे जा रहा है और ये कम आगे जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि अब इसने पीछे जाना शुरू कर दिया है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में अब बॉक्स पीछे जाएगा, ऐसा लिख दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बॉक्स विल मूव बैकवर्ड, with respect to the train box will move forward। यही सब बातें हैं, काफी कठिन डिस्कशन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टफ है, इसकी खूब सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये टफ एडवांस सवालों में आता है, खैर ये पेपर में नीट में भी आ सकता है, जेई में तो खैर जरूर ही आएगा। कहता है डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, क्वेश्चन में 5.7 पढ़ रहा हूं, इन विच अ बॉक्स लाइन ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन तक बॉक्स स्टेशनरी रहता है। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन ए मैक्स से म्यू जी से ज्यादा हो जाता है तो फिर ट्रेन में तो कितना भी एक्सेलरेशन हो सकता है। यही बात है, ऐसा ही फिर से लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए कि ट्रेन कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रेन कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, द फोर्स डेवलप्ड बाय द इंजन ट्रेन। ट्रेन थोड़ी किसी की दया पे है, इंजन पावर ज्यादा डेवलप करेगा, फोर्स ज्यादा डेवलप करेगा, तो ट्रेन में तो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना भी हो सकता है, बट द बॉक्स इज ऑन मर्सी ऑफ फ्रिक्शन। ये जो बॉक्स रखा है ये सिर्फ फ्रिक्शन की दया पर है, मैक्सिमम फॉरवर्ड फोर्स ऑन इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन म्यू एस इंटू जी। इसमें जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है वो म्यू एस इंटू जी से ज्यादा हो ही नहीं सकता, और नेट फोर्स को तो तुम एम ए से इक्वेट करोगे ना, तो सॉरी म्यू एस इंटू एम जी, जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है वो म्यू एस इंटू एन हो सकता है, तो वो म्यू एस इंटू एम जी हो सकता है। नेट फोर्स को एम ए से इक्वेट करेंगे, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए मैक्स का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू जी। तो न्यूमेरिकल में जब भी वो तुम्हें ए दे दें, इस सवाल में तो ठीक है उन्होंने मांगा ही ए मैक्स था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अगर वो आपसे पूछते, अगर पूछते मैं फिर से आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख दीजिए, म्यू इज इक्वल टू 1.5, यही केस है, बॉक्स इज केप्ट ऑन अ मूविंग ट्रेन, बॉक्स ट्रेन पे रखा है, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। म्यू 1.5 है, सॉरी म्यू 0.15 है, म्यू 0.15 है, म्यू 0.15 है, बॉक्स ट्रेन में रखा है, ट्रेन का एक्सेलरेशन 2 है, और अब क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स,
मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डायरेक्शन जान ले लेगा। मैग्नीट्यूड में तो हम कहेंगे स्टेप्स लिखिए। नंबर 1, कैलकुलेट ए मैक्स, कैलकुलेट ए मैक्स, और वो उसका जवाब है म्यू जी। जी को हम सिंप्लिसिटी के लिए 10 मान ले रहे हैं, ज्यादातर फिलहाल 10 मान ले रहे हैं, तो वो आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉक्स जो बेचारा फ्रिक्शन की दया पे है, उसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, और ट्रेन तो फिलहाल आगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मुझे कायदे से ऐसा लिखना चाहिए, एक्सेलरेशन इन द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, एक्सेलरेशन इन द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, एंड दिस इज ए बी माइनस ए टी। बॉक्स में एक्सेलरेशन 1.5 है और ट्रेन में एक्सेलरेशन 2 है, तो दिस इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे थे ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इन द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। बॉक्स फॉरवर्ड जा रहा है 1.5 से, ट्रेन फॉरवर्ड जा रही है 2 से, तो बॉक्स में एक्सेलरेशन द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब साफ साफ माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं, आपने तो इस डायरेक्शन में हर चीज को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ऐसे ही लिख दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन द बॉक्स मूव बैकवर्ड्स, with respect to the train the box moved backwards with an acceleration of 0.5 meter per second square. ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स पीछे जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि फ्रिक्शन कितना है और किस डायरेक्शन में है। मेन बात तो मैं डायरेक्शन की बात कर लूं, फ्रिक्शन तो आप लिख दीजिए, इन सच केसेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू ma, force of friction is always equal to ma of the box. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी हो अगर तो सिर्फ ma से निकालना, तुम सब भूल जाना, तुम सिर्फ ये कहना कि जो बॉक्स है वो 1.5 से आगे जा रहा है और सिर्फ फ्रिक्शन का ही एकमात्र हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी हो रहा है वो सिर्फ फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स इज एक्चुअली ma, ऑलवेज ma फॉरवर्ड, चाहे एक बॉक्स का कितना भी हो। बॉक्स पे जो फ्रिक्शन है, एक्चुअली अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो रट लीजिए, इस बात को रट लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉक्स इज ऑलवेज ma फॉरवर्ड। 5 स्टार से भी ज्यादा स्टार दे दीजिए। थोड़ा टफ सवाल है हालांकि। तो बस मास और ए जो भी दिया है उससे आप आंसर निकाल लीजिए। और फ्रिक्शन तो मैंने आपको रटा दिया कि ऐसे केस में फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड ही होता है, क्योंकि बॉक्स आगे जा रहा है और आगे जाने के लिए जिम्मेदार फोर्स फ्रिक्शन है, और बॉक्स आगे जा रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन भी आगे है, वही तो बॉक्स को आगे ले जा रहा है। इसको मैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से आपको फ्रिक्शन समझाता हूँ। ऐसा लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन, हेडिंग दे दीजिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन by the concept of relative motion, direction of force of friction by the concept of relative motion। इतनी सब बातें करना आवश्यक है क्योंकि कुछ भी कहो फ्रिक्शन आपके दिमाग से जाता ही नहीं कि फ्रिक्शन बैकवर्ड्स काम करता है। कहीं ना कहीं आप ये जवाब दे ही दोगे कि फ्रिक्शन बैकवर्ड्स काम कर रहा है, आप मानोगे ही नहीं, वो अंदर से आपको निकल के आएगा ही। कई जन्मों से आपको यही सिखाया गया है, यही याद है, तो फ्रिक्शन यानी बैकवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट करता ही रहेगा हमेशा आपसे, ये फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। जबकि मैंने आपको बता दिया कि जिस भी प्रश्न में आपसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूछी गई है, शायद 99.9% से भी ज्यादा सवालों में ये आंसर फॉरवर्ड ही आएगा। ओके, रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से मेरा ये कहना है कि आप बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना चाहते हैं ना, तो ये देखिए कि बॉक्स के रिस्पेक्ट में मतलब रिलेटिव मोशन देखिए, देखिए, लेट अस थिंक ऑफ द डायरेक्शन ऑफ, let us think of the direction of relative motion in the train with respect to box। या नहीं, in the box with respect to train लिख देते हैं, दोनों ही दिखा देते हैं आपको, दोनों ही दिखा देते हैं। पहले बॉक्स लिख लेते हैं with respect to train। रिलेटिव मोशन अब हो पा रहा है, अभी तक तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो मैं रिलेटिव मोशन की ज्यादा बात कर नहीं सकता था, वहां भी कर सकता था और चलिए कर भी लूंगा, वहां भी कर सकता था,
पर अभी तो साक्षात रिलेटिव मोशन हो ही रहा है। तो आप फिर से लिख दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन द बॉक्स इज मूविंग बैकवर्ड्स, या relative motion in the box with respect to train is backwards. बॉक्स के रिस्पेक्ट में ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉक्स पीछे जा रहा है, एंड फ्रिक्शन ऑपोजेस रिलेटिव मोशन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में मतलब मान लीजिए ट्रेन रेस्ट पे है, अब सिर्फ बॉक्स पीछे जा रहा है, रिलेटिव मोशन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स मस्ट बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बॉक्स पे जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन ऑपोजेस रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। अब ये एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, फ्रिक्शन एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन टाइप का होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन टाइप का होता है। तो एक्चुअली अगर बॉक्स पे फ्रिक्शन आगे है तो फिर ट्रेन पे फ्रिक्शन पीछे, हालांकि ट्रेन पे ये फ्रिक्शन जो पीछे आ रहा है ये ट्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, पर है तो कहानी यही असली बात। अब मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में बता रहा हूँ, लिख दीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्चुअली एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, frictional force is actually an action reaction force arising out of contact के कारण ये फ्रिक्शन फोर्स पैदा होता है, और ये एक्चुअली एक्शन रिएक्शन टाइप का होता है। ये लाइन भी आपको 4 स्टार तो देने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन का ओरिजिन हमने कभी ढंग से पढ़ाया ही नहीं, अभी हम फ्रिक्शन का ओरिजिन आपको फिर भी समझा रहे हैं कि भाई ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये जैसे ये इधर ले जा रही है तो ये इधर ले जा रही है, ये कांटेक्ट हो ना, ऐसे रखा था। तो जब तक ये कांटेक्ट नहीं हुआ, मान लीजिए ये ट्रेन है, चलो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये बॉक्स है, तो ट्रेन जब आगे जाएगी जब तक ये कांटेक्ट नहीं होगा ना, तब तक ये थोड़ा सा तो ट्रेन आगे निकल जाएगी। जैसे ही ट्रेन यहाँ इन दोनों टच करेंगे ना, जैसे ये दोनों टच करेंगे यहाँ पर, अब ट्रेन इसको आगे फोर्स लगाएगी, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है ना, तो ट्रेन इसको फोर्स आगे लगाएगी, वैसे आगे ले जाएगी, और एक्शन आगे है तो रिएक्शन पीछे है, ऐसा ही लिख दीजिए। व्हेन फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स इज फॉरवर्ड, बॉक्स पे जब फ्रिक्शन आगे है तो फ्रिक्शन ऑन द ट्रेन मस्ट बी बैकवर्ड, ट्रेन पे जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड है एज अ रिएक्शन। ये एक्शन रिएक्शन है यार, इन्होंने एक्शन रिएक्शन का जिक्र करना सोचा नहीं कि कौन इतने डिटेल में हर बार बच्चों से बात करे, तो उन्होंने उसको नया नाम ही दे दिया बस, कि इट इज सेल्फ एक्टिंग, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि जादू? कोई सेल्फ एक्टिंग कुछ नहीं होता, सेल्फ एडजस्टिंग कुछ नहीं होता। तो अब हम समझ रहे हैं कि यार एक्शन बढ़ेगा तो रिएक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए वो सेल्फ एक्टिंग और सेल्फ एडजस्टिंग है। पर ये जिक्र कहीं एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो बड़ा लिमिटेड जिक्र कीजिएगा। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, हल्का सा मैंने डिटेल्ड डिस्कशन दे दिया, थोड़ा लिमिटेड भी करेंगे तो चलेगा। रट लीजिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी होता है, और वो फ्रिक्शन जो है हमेशा फॉरवर्ड होता है, बस इतना रटने से आपका फिलहाल काम चल जाएगा। इसमें हम अब ये भी बता रहे हैं आपको, इस समय अलग से देखते हैं। चलिए अगली लाइन में लिख दीजिए कि रिलेटिव मोशन इन द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इज फॉरवर्ड, relative motion in the train with respect to box is forward। मतलब अगर मैं बॉक्स पे खड़े हो जाऊं, ऑब्जर्वर अगर बॉक्स पे खड़ा हो जाए, तो उसे ये एहसास नहीं होगा कि बॉक्स कहाँ जा रहा है, फिर उसे ट्रेन को देखेगा, ये नहीं वो कहेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ, फिर वो कहेगा कि यार मैं तो रेस्ट पे हूँ और ट्रेन मुझसे आगे निकली चली जा रही है। ऐसा लिख दीजिए, फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, एक ऑब्जर्वर बॉक्स से चिपका हुआ है, बॉक्स के रेफरेंस फ्रेम में अटैच्ड है। ऑब्जर्वर अगर बॉक्स से अटैच्ड है, then to this observer the train will appear, the relative motion between the two, relative motion in the train will be forward। ट्रेन में जो मोशन होगा वो फॉरवर्ड होगा। बॉक्स पे जो ऑब्जर्वर है वो बॉक्स को नहीं देख रहा, उसे खुद की कोई सुध-बुध नहीं बची है, उसे ट्रेन को देख रहा है, ट्रेन अब आगे जा रही है। सो टू अपोज अ रिलेटिव मोशन,
रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन इन द ट्रेन विल बी बैकवर्ड। ट्रेन में जो फ्रिक्शन होगा वो बैकवर्ड होगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। और मैं देख रहा हूँ ट्रेन जो बॉक्स पे फोर्स लगा रही है वो जहाँ लगा रही है इसका नाम फ्रिक्शन है। ट्रेन जो बॉक्स पे फोर्स लगा रही है वो फ्रिक्शन है, वो आगे ले जा रहा है, फ्रिक्शन बॉक्स पे आगे लग रहा है और रिएक्शन के रूप में बॉक्स जो ट्रेन पे फोर्स लगाएगा वो पीछे लगाएगा ना भाई, तो ट्रेन पे फ्रिक्शन पीछे है। ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है, पर इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप संभाल ही नहीं पाओगे इसको। यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि रिलेटिव मोशन से क्या होता है, ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज कैसे करता है, सब समझ में आ गई कहानी। पर ये दोबारा रिवाइज करने लायक नहीं है। रिवाइज तो आपको केवल ये करना है कि ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो म्यू जी है और फ्रिक्शन जो बॉक्स पे काम कर रहा है वो हमेशा फॉरवर्ड है। हाँ, ट्रेन पे जो फ्रिक्शन है वो बैकवर्ड है, पर ट्रेन वाला शायद आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बैकवर्ड तो आपका यू आर प्रोग्राम टू आंसर दैट फ्रिक्शन इज बैकवर्ड। सो पूछेगा तो वो तभी जब आप सिली मिस्टेक करोगे। उसे ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में देने हैं, नीट 23 में ऐसे ही क्वेश्चन उसे देने हैं जो एपरेंटली बहुत इजी है और जो सट उससे गलत हो जाए और आपको पता भी नहीं लगे कि गलत हो जाए। और जब आपको आंसर सही पता भी लगे कि आपका गलत हो गया है तो आपको विश्वास ही ना हो घंटों तक कि आप गलत हुए। ऐसे सवाल ये देते हैं और कहीं डिफरेंस थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं। मैं तो आपसे उस समय की भी बात करता हूँ जब रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है। अब जब रिलेटिव मोशन हुआ है तब तो आपको पता है कि ट्रेन के रिस्पेक्ट, ट्रेन में बैठ के देखें तो बॉक्स पीछे जा रहा है, तो बॉक्स सिर्फ बॉक्स में ही मोशन है, ट्रेन में तो कोई मोशन आपको दिख ही नहीं रहा, बॉक्स पीछे जा रहा है तो बॉक्स पे फ्रिक्शन आ गई है। और जब आप बॉक्स पे देख रहे हैं खड़े होके तो आपको लग रहा है कि ट्रेन आगे जा रही है, तो ट्रेन अगर आगे जा रही है तो ट्रेन पे फ्रिक्शन पीछे है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। जब रिलेटिव मोशन हो पा रहा है तब तो ये बात क्लियर है ही, पर जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो भी ये बात क्लियर है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये फिर थोड़ा डीप ही जा रहे हैं हम, कहीं आगे खैर इन्होंने जिक्र किया भी है। इस फिर हेडिंग दे दीजिए, चलिए, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन when there is no relative motion between the box and the train. बॉक्स और ट्रेन में जब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तब मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन थ्योरी से कैसे सोचूं। न्यूमेरिकली तो मुझे बड़ा क्लियर है कि भाई बॉक्स अगर आगे जा रहा है तो मतलब फ्रिक्शन बॉक्स पे आगे होगा, क्योंकि वही एकमात्र फोर्स है जो बॉक्स पे काम कर रहा है, और अगर वो आगे होगा तो ही तो वो एक्सीलरेशन बॉक्स में आगे पैदा करेगा। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन थी कुछ। थियोरेटिकल सॉल्यूशन में अब जा रहे हैं और ज्यादा डीप में कि रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा। आपने कहा था फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा, अब फ्रिक्शन क्या है। अब हम कहते हैं इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन लिखो। थिंक ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग मोशन इन द बॉक्स। बॉक्स में इंपेंडिंग मोशन देखो, अगर होगा तो मोशन कहाँ होगा, ट्रेन के। लिखो, थिंक ऑफ द इंपेंडिंग मोशन इन द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो अगर बॉक्स में मोशन होगा तो पीछे ही होगा, फाइनली वो पीछे जा ही रहा है। अगर ये मोशन होगा तो पीछे ही होगा, है ना। ये ट्रेन आगे जा रही है, ट्रेन आगे जा रही है, अपने साथ बॉक्स को भी लिए जा रही है, पर जब लिमिट आएगी तो ये इरेगुलरिटी टूट जाएगी, तो बॉक्स पीछे जाएगा। टेंडेंसी तो इसकी पीछे जाने की ही है, पर ऐसे ही लिख दीजिए, टेंडेंसी इन द बॉक्स इज बैक टू मूव बैकवर्ड्स। वो तो मुझे पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पीछे ही जाएगा ना। पीछे क्यों जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे बना रहेगा। जैसे हम चलती हुई बस में, बस आगे चलती है तो हम तो पीछे ही जाते हैं ना, तो जब ट्रेन चलेगी तो बॉक्स तो पीछे ही जाएगा। टेंडेंसी तो पीछे जाने की है, पर ट्रेन की इस इरेगुलरिटी ने रोक लिया जब तक इसमें दम है, और जब ये टूट गई तो ये पीछे चला गया। टेंडेंसी तो पीछे जाने की है, एक्चुअली वो इनर्शिया के कारण है कि अगर बॉक्स को
कोई फोर्स नहीं मिलेगा जो उसे आगे ले जाएगा, तो बॉक्स जहां है वहीं रेस्ट पे रहेगा। और ट्रेन जबकि आगे निकल जाएगी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में लगेगा कि बॉक्स पीछे चला गया। बॉक्स में पीछे जाने की टेंडेंसी है, और उसका कारण ये है कि बॉक्स में अगर कोई बॉक्स को फोर्स नहीं मिलेगा तो इनर्शिया के कारण बॉक्स जहां है वहीं रेस्ट पे रहेगा, जबकि ट्रेन आगे निकल जाएगी तो ट्रेन में बैठे हुए ऑब्जर्वर को ऐसा दिखेगा कि बॉक्स पीछे जा रहा है, इम्पेंडिंग मोशन बैकवर्ड्स है, impending motion backwards है, and therefore friction on the box is always forward, always, whether a is equal to a max, whether a is less than a max, whether a is greater than a max, चाहे इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, इन सभी सवालों में फ्रिक्शन पे बॉक्स पे फ्रिक्शन हमेशा 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 फॉरवर्ड है। आप केवल इतनी सी बात फिलहाल ध्यान करें, बड़ा ही टफ डिस्कशन है, और बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी आप जब तक क्लास में सुन रहे हैं तब तक तो आपको लग रहा है कि समझ में आ गया, पर 2 4 5 10 दिन बाद ये आपको इसका डर बैठ ही जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाए तो आपको रट लेना है। रख दीजिए फाइनल समरी। नंबर 1, a max is equal to mu g, rather mu s into g, मैक्सिमम एक्सीलरेशन है mu s into g। और नंबर 2, फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज ऑलवेज फॉरवर्ड। बस बॉक्स में जो फ्रिक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड है, खत्म बात। इतनी सी समरी आपके न्यूमेरिकल्स जो ज्यादातर आप जो भी क्वेश्चन देखोगे मेरे ख्याल से आपके ज्यादातर क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं ये इंक्लाइन प्लेन वाला 5.8 वाला क्वेश्चन 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं एग्जांपल 5.9 पे आ रहा हूँ, डायग्राम में बना देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा था ना, एग्जांपल 5.8 इंक्लाइन प्लेन का हो गया और 5.9 वापस हॉरिजॉन्टल मोशन का ही है। तो मैं एग्जांपल 5.9 का जो क्वेश्चन है वो आपको बना दे रहा हूँ। What is the acceleration of the block and the trolley system? ये 20 kg की ट्रॉली है, ये 20 kg की ट्रॉली है। What is the acceleration of the block and the trolley system? Shown in this much. Mu कुछ तो भी उसने दे दिया है, बाद में देखेंगे। What is the tension restraint? ये ब्लॉक है, मैं इसका मास फिलहाल मास ऑन द टेबल लिख देता हूँ और ये हैंगिंग मास डाल देता हूँ बस। और यहाँ पर तो कांटेक्ट है नहीं, तो यहाँ फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ कुछ म्यू उससे दिया हुआ है, म्यू एस। इस क्वेश्चन को बना दीजिए, इस क्वेश्चन को बना दीजिए और लिख दीजिए ये फ्रिक्शनलेस, ये रफ टेबल है, रफ टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है, मास ऑन द टेबल mt, और एक हैंगिंग मास है, और जो हैंगिंग मास है उस पर तो फ्रिक्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ कांटेक्ट है नहीं। बस कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। रस्सी से बंधे हुए हैं तो कनेक्टेड बॉडीज है, तो कॉमन एक्सेलरेशन भी होगा। रस्सी का कोई मास दिया नहीं है तो वो मास हम 0 ही मानेंगे। वो कह भी रहा है सवाल में नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, और जी को फिलहाल उसने 10 दे ही दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उसने दिया है ना। ये सवाल ज्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, शुरू में दिक्कत आ सकती है, पर ये काफी आसान और सिस्टमैटिक सवाल है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हम नंबर 1 तो लिख दीजिए, एक बात ये लिख दीजिए कि both the blocks are connected with a string, both the blocks are connected with a string। भले ही स्ट्रिंग आधी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है और आधी वर्टिकल है, पर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और फिर लिख दीजिए being connected both will move with same acceleration, both will move with same acceleration। हम लोगों को गिवन या एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डायग्राम में सबसे पहले मार्क करनी चाहिए। ऐसा भी अलग अलग लिख दीजिए, साफ लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अलग इंक में लिख दीजिए, अलग इंक से लिख दीजिए कि ऑलवेज मार्क
the direction of given or expected acceleration on each block. इसको अलग इंक से लिख दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा. Always mark the direction of given or expected acceleration on each block. तो ये तो मुझे मालूम है कि इसके वेट के कारण इस पर ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है mg, और बस ये फिर पूरे सिस्टम को लेके निकल लेता है नीचे. ये तो नीचे जा ही रहा है और रस्सी से बंधा है तो इसको भी खींच लेता है. ये तो ग्रेविटी के कारण गिरने को तैयार है ही, और रस्सी से बंधा है तो इसको और नीचे ले जाता है. अब मैं चलो इसका एफबीडी, अच्छा रस्सी है तो टेंशन लिख दीजिए, नंबर 2 डाल के अलग से लिख दीजिए कि since the thread is same, since the thread is throughout same, the tension in the thread will be marked same, will be given same name. क्योंकि धागा सेम है और मासलेस है. धागा सेम है और मासलेस है तो धागे में टेंशन को सेम नाम दिया जाएगा. मतलब T1 T2 नहीं कहेंगे, इधर भी T कहेंगे उधर भी T कहेंगे. और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये सब आपको एक्चुअली अलग इंक से लिखना चाहिए, रेड इंक से, कि T on a block should be marked along the thread. जहां थ्रेड है वहां मार्क करें, जहां थ्रेड नहीं है वहां मार्क ना करें. along the thread, away from the block. यदि इसकी बात आप कर रहे हैं तो T इसको यहाँ मार्क करें, और इसकी बात कर रहे हैं तो T यहाँ मार्क करें. यहाँ धागा नहीं है तो यहाँ T मार्क ना करें, और जहाँ धागा नहीं है वहाँ T मार्क ना करें. धागा है तो टेंशन है, धागा नहीं है तो टेंशन नहीं है. बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा प्यारा, बहुत ही बढ़िया सवाल है. आनंद ही अलग है इसका, मजा ही अलग है इन सवालों का. अब इस पे जो एक फोर्स और आएगा वो आएगा mhg, हैंगिंग मास का वेट. ग्रेविटी का तो आपको अगले स्टेप में ये लिख दीजिए कि मार्क mg ऑन ईच ब्लॉक. हर ब्लॉक पे mg मार्क करें, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. मुझे तो सारे फोर्सेस मार्क करने हैं. ये मास ऑफ द टेबल और g है. मैं वेरियस फोर्सेस मार्क कर रहा हूं. सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन मार्क किया, ये नीचे जाएगा और अपने साथ इसको आगे ले जाएगा, दोनों में कॉमन एक्सेलरेशन होगा. रस्सी सेम है तो टेंशन सेम है, और इधर हर ब्लॉक से दूर की तरफ टेंशन को दूर रखना है, और जहां धागा नहीं है वहां टेंशन मार्क नहीं करनी है. बड़े गोल्डन रूल्स हैं ये, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये. यहाँ से एकदम फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, सवाल बनते हैं. थोड़े से रूल्स बस आपको पहले ध्यान रखने होंगे. यहाँ जरूर मैं कहूंगा कि पहले रूल्स अच्छे से दिमाग में बैठा लो, उसके बाद सवालों में घुसना. एकदम से आपका कॉन्फिडेंस शूटअप हो सकता है. हालांकि 2-3-4 सवाल तो यहाँ भी इनिशियली दिक्कत देंगे. ओके, अब क्या करो, यहाँ तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं आएगा नहीं क्योंकि इसका mg कहीं एक्शन लगा नहीं रहा. इसका जो mg है वो टेबल को प्रेस कर रहा है. तो लिख दीजिए, the mass on the table will also experience a force n. नॉर्मल रिएक्शन, टेबल पे जो मास है उस पे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आएगा. मैं तो उसको डायग्राम में यही बताना चाहता हूँ, यहाँ नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आया वो टेबल के कॉन्टैक्ट से. इस मास ने टेबल को प्रेस किया, टेबल अपने प्रेस किए जाने को अपोज कर रही है, तो टेबल का जहाँ कॉन्टैक्ट है मास से, वहां से टेबल एक फोर्स लगा रही है. हालांकि वो एकदम यही लगा रही है. ये हम नॉर्मली यहाँ दिखाते हुए गलती की, एन को भी हम जैसे mg को ना हमेशा सेंटर से मार्क करते हुए दिखाते हैं, सीजी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मिड पॉइंट से. एक्चुअली mg को सेंटर से मार्क करते हुए दिखाते हैं, और n को भी फिर हम सेंटर से ही मार्क करते दिखाते हैं. थोड़ा साइड में हमने दिखा जरूर दिया है, ऐसे ही लिख दीजिए, बोथ mg एंड n आर assumed to act from the center, from cg. mg और n को हम cg से एक्ट करता हुआ मानते हैं. फिलहाल हमें फर्क नहीं पड़ता, आगे दाएं बाएं अगर मान रहे हैं, डायग्राम में बना रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, पर सिमेट्री के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम इन फोर्सेस को सीजी से एक्ट करता हुआ मानते हैं. जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है इन ब्लॉक्स का, वहां से फोर्सेस काम कर रहे हैं. अब शायद मैंने आपसे फोर्सेस सारे मार्क कर लिए, एक फोर्स पर और बच गया. इस पे तो कहीं फ्रिक्शन होगा नहीं क्योंकि इसका कहीं रफ सरफेस से कांटेक्ट है नहीं. हाँ, टेबल से इस ब्लॉक का कांटेक्ट है,
रफ टेबल से, तो केवल रफ टेबल पे फ्रिक्शन मार्क किया जाएगा, ये भी लिख दीजिए। द हैंगिंग मास इज नोवेयर इन कांटेक्ट विद द टेबल, जो हैंगिंग मास है वो टेबल के कांटेक्ट में नहीं है। द हैंगिंग मास इज नोवेयर इन कांटेक्ट विद द टेबल, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन so force of friction will not act on hanging mass. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैंगिंग मास पे काम नहीं करेगा। अगर ये इधर से साइड में टच भी कर जाए ना तो भी एक्चुअली नहीं करता ये। हैंगिंग मास पे जो पूरा वर्टिकल होता है, अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल यहाँ से स्लाइड ही कर रहा है और हल्का सा यहाँ कॉन्टैक्ट हो भी, तो भी एक्चुअली फ्रिक्शन नहीं होता। उसका मैं आपको रीजन तो नहीं दे रहा हूँ, पर हैंगिंग मास के फ्री बॉडी डायग्राम में आप कभी भी फ्रिक्शन का फोर्स मार्क मत करना, इसलिए अगली लाइन में लिख दीजिए। सो फ्रिक्शन फोर्स शुड ओनली बी मार्क्ड इन द एफबीडी ऑफ frictional force should only be marked in the FBD of mass on the table. टेबल पे जो मास रखा है खाली उसके FBD में आप फ्रिक्शनल फोर्स मार्क करिए। should only be marked in FBD of the mass on the table. mass on the rough table है ना, यहाँ पे irregularities की इंटरलॉकिंग हो रही है कुछ तो यहाँ पर एक्शन रिएक्शन आएगा। इस एक्शन रिएक्शन का ही हमने नया नाम बस फ्रिक्शन रख दिया है, और इसमें इंपेंडिंग मोशन फॉरवर्ड है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा, इसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। नेक्स्ट फ्रिक्शन तो ए के अगेंस्ट आएगा ना, जो मास ऑन द टेबल है उसमें जो एक्सीलरेशन है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा। बस ये बड़ी मेहनत से आपने सारे डायग्राम बना लिए, और इस फ्रिक्शन की ऑफ कोर्स वैल्यू, अब ये फ्रिक्शन का आपके पास एक ही फॉर्मूला है अनफॉर्चुनेटली, म्यू एस इंटू एन। ऐसा हो भी सकता है कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहे, ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ लिमिटिंग के केस आया ही ना हो, पर दुर्भाग्य से आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन का टर्म लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। आप खैर उसे म्यू एस इंटू एन ही लिखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि ये लिमिटिंग केस है। मान लेते हैं चलिए कि हाँ एक्सेलरेशन हो ही रहा है, अगर ये बहुत भारी मास होता 1000-2000 किलो का और ये 2-4 किलो का होता तो ये हल्का सा मास इसको न खींच पाता। उस समय क्या पता यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है भी कि नहीं है, पर चलिए हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है अनफॉर्चुनेटली, हमको फ्रिक्शन का अगर फॉर्मूला चाहिए या तो उसे आप एफ से ही लिखते रहिए, और फॉर्मूला चाहिए तो फिर आपके पास एक ही फॉर्मूला है म्यू इनटू एन। जबकि ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा जनरेट हो भी नहीं रहा। एनीवे उन बातों को ना ही सोचे तो अच्छा है। अब तो आप लिख दीजिए, आप हम लोगों को इसने सवाल में कहा भी है कि हम इसमें एक तो टेंशन निकालना चाहते हैं और एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, दो चीजें निकालना चाहते हैं, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है एक्सेलरेशन आ ही रहा है, एक्सेलरेशन मतलब हो रहा है। ऐसा भी केस पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन ना हो रहा हो, पर वो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसकी बात हम नहीं करते। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन हो ही रहा है। अब आपको क्या करना होगा, लिख दीजिए नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ, write the equation of second law in the FBD of each block. Write the equation of second law in the FBD of each block. यदि मैं इसकी बात करूं ना तो मेरे को नेट फोर्स, सेकंड लॉ मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मुझे पहले ब्लॉक पे भी लिखना है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और दूसरे ब्लॉक पे भी लिखना है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ए की डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। इसे दोबारा लिख दीजिए, इस लाइन को भूलिएगा मत। फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर टेकन एज पॉजिटिव, इसे भूलिएगा मत। जितनी बार हो सके किसी न किसी बहाने से इस लाइन को रिवाइज करते रहिए कि फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर टेकन एज पॉजिटिव। तो अब मेरी इसकी इक्वेशन है m हैंगिंग इनटू माइनस t इज इक्वल टू m हैंगिंग इनटू a। ये तो दोनों में सेम है क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही इसे राइट पे चलना पड़ेगा, नहीं तो धागा कहीं टूट टाट जाएगा। इसमें एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है वो नेगेटिव है, और नेट फोर्स को मैं ma से इक्वेट करूंगा। इसमें इन दो के अलावा कोई फोर्स नहीं।
अच्छा, इस पे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि फ्रिक्शन म्यू इनटू एन आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करूँ तो T माइनस एफ इज इक्वल टू एम टी इंटू ए। फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कायदे से एक्चुअली पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी पड़ती है और उससे एन निकालना पड़ता है। आप ये तो लिख सकते हैं, फ्रिक्शन को आप म्यू एन तो लिख सकते हैं, ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। और अभी हम दूसरी इक्वेशन निकालने के प्रोसेस में हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ तो इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है टेंशन और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है फ्रिक्शन, और तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है वो नेगेटिव है, और इस नेट फोर्स को मैंने ma से इक्वेट कर दिया। और F का कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास सिवाय लिमिटिंग वाले केस में, दुर्भाग्य से स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। खैर, इसीलिए हमारी अनफॉर्चुनेटली आदत पड़ जाती है कि हम F को हमेशा म्यू एन कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा भी तो हो सकता है कि F म्यू एन से भी कम हो, पर मैथमेटिकली उसको अकाउंट फॉर करने का कोई तरीका है नहीं। फाइनली तो कुछ कुछ हो जाती हैं बातें, लो लेवल डिस्कशंस में, इनिशियल डिस्कशंस में ये बातें खैर मुझे टच करनी भी नहीं चाहिए थी। अब आपका जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आप ज्यादा ध्यान ना दें, आप तो फ्रिक्शन को म्यू इनटू एन ही कहें। एक जनरल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे, यहाँ तो शायद आप एन को एम जी लिख लेते हो, पर एन को हमेशा एम जी नहीं लिखा जा सकता, ऐसा अलग से लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल 4 स्टार वाला पॉइंट है फिर से, कि फर्स्ट वी शुड राइट द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। First, we should write the equation of vertical equilibrium to determine the value of n. बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। n की वैल्यू आप सिर्फ वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ही निकाल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब तो फिर वर्टिकल मतलब फोर्सेस की कोई इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। फिलहाल तो चलिए इक्विलिब्रियम लिख लिया हमने, वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑब्लिक वर्टिकल मोशन कर दीजिए आप। अगर वहां मोशन हो रहा है तो उस डायरेक्शन में भी एक इक्वेशन लिखेंगे हम। ज्यादातर तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं मिलेगा, और बस अब तो फिर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो T इज इक्वल टू mtg, ये है। तो T माइनस म्यू n, n यानी ये n यानी mtg, दिस इज इक्वल टू mt, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। बस इस ब्लॉक की इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जो फोर्स है नेगेटिव है, और नेट फोर्स को मैं ma से इक्वेट कर रहा हूं। दूसरे इस ब्लॉक की इक्वेशन में थोड़ी दिक्कत आई, T एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में T है, अगेंस्ट फ्रिक्शन है, T माइनस एफ इज इक्वल टू ma, T माइनस एफ इज इक्वल टू ma। कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी तक हमने इस चैप्टर में, मैथमेटिक्स तो बहुत ही कम पढ़ी है, फ्रिक्शन के नाम पे म्यू एन पढ़ा है, और या म्यू एस एन और म्यू के एन की बातें की हैं, और उसके अलावा सेकंड लॉ लगा रहे हैं बस, उसके अलावा सेकंड लॉ लगा रहे हैं, मैथमेटिक्स तो कुछ पढ़ी नहीं है। हाँ, ये सब बातें जरूर आ रही हैं कि कनेक्टेड बॉडीज हैं तो ए सेम मार्क करो, धागा सेम है तो टी सेम मार्क करो, और टेंशन को हमेशा दूर रखो, और फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन लिखो, और एन निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, वहां से एन निकलेगा। इन दो इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है, और फिर इसमें से अब जो आपके पास दो इक्वेशन आई है ना, इनमें से हमेशा आप इन इक्वेशंस में टी को, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे ना, तो टी हमेशा कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आप अगली लाइन में लिख दीजिए। Then we add the two, when we add the two equations, t will always get cancelled out. अगर दो इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो t हमेशा कैंसिल हो जाएगा, it being an internal force, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है, ये टेंशन आप पैदा हुई थी, हमने तो इधर mg लगाया था, तो टेंशन तो दोनों ब्लॉक पे है, कहीं ये एक्शन है कहीं ये रिएक्शन है, तो पूरे सिस्टम में और अंदर ही अंदर अपने आप पैदा हुआ है, मैंने तो टी लगाया नहीं था। टेंशन तो हमें अपने अंदर खुद ही पैदा होती है ना, बाहर से थोड़ी ना कोई टेंशन आपको दे सकता है, जब तक आप अपने अंदर टेंशन को पैदा ना होने दें। टेंशन इंटरनल फोर्स है, और इवेंचुअली वो कैंसिल होती ही होती है। जो हैंगिंग मास था उस पर ये फोर्स था, और जो ये नेट फोर्स
ग्रेविटी का फोर्स माइनस अपवर्ड टेंशन इज इक्वल टू ma, और जो टेबल पे मास था उसमें T माइनस म्यू और n यानी mg है, मास ऑफ द टेबल mg ये इज इक्वल टू मास ऑफ द टेबल इनटू a। ये दो इक्वेशन आई थी मेरी, अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो ये माइनस के और ये प्लस के कैंसिल हो जाएगा, m हैंगिंग इनटू g माइनस म्यू मास ऑफ द टेबल इनटू g इज इक्वल टू m हैंगिंग प्लस m टेबल इनटू a। अगर आपको a निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, टेंशन हमेशा कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है, ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा। रीजन तो हमें नहीं चाहिए, ये क्यों कैंसिल हो जाएगा हमें नहीं मालूम, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, बस कैंसिल हो जाएगा, इससे ज्यादा हमें दिमाग लगा लेंगे। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, अगर आप इतने सारे स्टेप्स से बचना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला रख लीजिए। 2020 के नीट में न्यूमेरिकल आया था, एक्सीलरेशन निकालने के लिए न्यूमेरिकल 2020 में आया था, ये उस पेपर का एक टफ क्वेश्चन कहलाएगा। या तो आप रट लीजिए और नहीं तो फिर डिराइव करिए। रटने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, लिख दीजिए इन द डिनोमिनेटर देयर इज नेवर अ माइनस साइन। इन जनरल भी कम से कम यहाँ इस चैप्टर में तो नीचे माइनस साइन होता ही नहीं, डिनोमिनेटर में तो माइनस साइन होता ही नहीं है, क्योंकि मालूम है क्या, ये नेट फोर्स अपॉन टोटल मास है। लिख दीजिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, acceleration is equal to net accelerating force upon total mass. Acceleration is equal to net accelerating force upon total mass, and total mass will always be equal to sum of all the masses. Acceleration is equal to net accelerating force upon the total mass, and total mass will be the sum of the masses which come in motion, sum of all the masses which come in motion. ये मास भी मोशन में आया है और ये मास भी मोशन में आया है, दोनों ही तो आगे गए हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, F अपॉन m, तो नीचे तो मासेस का सम आना ही चाहिए, नीचे माइनस कभी नहीं आएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने दी है, मैं तो इस पे भी 5 स्टार देना चाहूंगा। हड़बड़ाहट में पेपर में मैंने देखा है, स्टूडेंट्स की कॉपी जब चेक की है बाद में, तो स्टूडेंट्स ने नीचे कहीं गलती से माइनस लिख दिया। एक्सेलरेशन निकालना है तो यार एक्सेलरेशन में आपको ये फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, मास तो हमेशा टोटल मास m1 प्लस m2, कभी माइनस आ ही नहीं सकता। और अब फोर्स कितना है, ग्रेविटी मोशन क्रिएट करना चाह रही है, हैंगिंग मास की ग्रेविटी मोशन क्रिएट करना चाह रही है, और टेबल पे जो मास रखा है उस पर जो फ्रिक्शन है वो मोशन अपोज करना चाह रहा है। लिख दीजिए हियर वेट ऑफ द हैंगिंग मास, weight of the hanging mass is trying to accelerate the system, weight of the hanging mass is trying to accelerate the system, and friction on the mass on the table, friction on the mass on the table is trying to retard the system, वो motion oppose करना चाह रहा है, is trying to oppose the system being brought into motion. So weight of the mass, weight of the hanging mass is trying to accelerate the system. जो hanging mass का weight है वो system को accelerate करना चाह रहा है, and friction on the mass on the table is trying to prevent the motion of the system. अब मुझे मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स में हैंगिंग मास का वेट पूरे सिस्टम में मोशन क्रिएट करना चाह रहा है, और जो मास टेबल पे है, जो मास टेबल पे है उस पर जो फ्रिक्शन है वो पूरे सिस्टम में होने वाले मोशन को रोकने के लिए दम लगा रहा है, अपॉन टोटल मास, वो तो हैंगिंग मास प्लस मास ऑफ द टेबल। ये फॉर्मूला याद किया जा सकता है, चाहे तो कर लें, बेसिक्स भी सीखें, बेसिक्स भी सीखें, हर एक का एफबीडी बनाएं, हर एक का एफबीडी बनाएं। ये जो हैंगिंग मास है इस पर एक है इसका ग्रेविटी और एक है टेंशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, और ये जो मास ऑन द टेबल है, धागा है तो टेंशन,
इधर फ्रिक्शन और इधर एक्सेलरेशन, बस एक बार इसका एफबीडी बना लीजिए, एक्स ये माइनस ये इज इक्वल टू इसका एम ए, और ये माइनस ये इज इक्वल टू इसका एम ए। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो ए निकल आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो ए निकल आएगा। और ए का फॉर्मूला मैं आपको रटवाने में इंटरेस्टेड हूँ। ए का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास होता है। मासेस तो हमेशा ऐड ही होंगे। इट इज द टोटल मास व्हिच कम्स इनटू मोशन। और जो नेट फोर्स है जो दोनों पूरे मासेस को चलाने की कोशिश कर रहा है, जो नेट फोर्स है वो लटके हुए हैंगिंग मास का वेट है और माइनस द फ्रिक्शन ऑन द मास ऑन द टेबल। म्यू उसके साथ ही आएगा। ध्यान दीजिए, एक और बात लिख दीजिए कि म्यू विल, द टर्म ऑफ म्यू विल अपीयर ओनली विद द मास ऑन द टेबल। म्यू का टर्म आप गड़बड़ कर सकते हैं, म्यू का टर्म आप गड़बड़ कर सकते हैं। तो म्यू लटके हुए मास के साथ तो कभी आएगा ही। द टर्म ऑफ म्यू विल अपीयर ओनली विद द मास ऑन द टेबल। बहुत बढ़िया ये बात है। ये आपकी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही टफ आज का लेक्चर रहा हुआ है। खूब बार आप इसके नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए। इट इज रियली वेरी टफ। यहाँ से लोग फिर, हालांकि फ्रिक्शन में फॉर्मूले सबसे कम और बहुत ही ये फिक्स्ड वैरायटी, कुछ ज्यादा सवाल बनते ही नहीं। इसने इसी सवाल में पार्ट ये भी कहा है कि टेंशन भी बता दीजिए। तो आप डैश करके एक बात लिख दीजिए या पार्ट भी लिख दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन, कैलकुलेशन ऑफ टेंशन। और उसमें आप ये लिख दीजिए divide the two equations, divide the equations obtained from the FBD of the two blocks। जब भी आप उन्हें डिवाइड कर देंगे ना, जब आप उन्हें डिवाइड कर देंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा और फिर टी निकल आएगा। तरीके आपके अपने अपने हो सकते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि ए निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देना ताकि टी एलिमिनेट हो जाए, और टी निकालना हो तो दोनों को डिवाइड कर देना। आपके पास एक इक्वेशन है, हैंगिंग मास का वेट माइनस धागे में टेंशन इज इक्वल टू हैंगिंग मास का एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, और टी माइनस म्यू एम टी जी, टी माइनस म्यू एन जो टेबल पे मास रखा है इज इक्वल टू इसका एम ए। इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया। अब ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट बचा है, कर लेते हैं। इसका रिजल्ट हम याद नहीं कर रहे, इसमें आप यही ध्यान रखिए तो ज्यादा अच्छा है। ये ध्यान रखना, ज्यादा अच्छा है ये ध्यान रखना कि ए को एलिमिनेट कर दीजिए, ए को एलिमिनेट कर दीजिए। वैसे टी का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, m1 m2 upon m1 plus m2 into 1 plus v। आगे कहीं हम टी के ये फॉर्मूले शायद याद भी कर लेंगे, चाहें तो इसे याद कर लें। बेटर तो ये है कि बेसिक से डिराइव करें। पुली वगैरह के जब सवाल करेंगे तब तो हमें टेंशन से हम इस फॉर्मूले को रिलेट कर पाएंगे। पुली की जब बात करेंगे तो हम टेंशन को भी शायद रिलेट कर पाएंगे, तो शायद ये याद हो जाए। m1 से मेरा मतलब है जो भी कोई एक मास है mh, और m2 से मेरा मतलब है कोई m2 mt, कोई भी एक मास। बेसिक से कहते हैं कि इक्वेशन लिखना जरूर सीखिए, बहुत ही अच्छे से इक्वेशंस लिखने की प्रैक्टिस करिए। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये दोनों ही जो क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत इनिशियली आसान नहीं जाएंगे, इनिशियली आसान नहीं जाएंगे। So with that we finish today's lecture. Thank you. Good luck.